ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? अच्छा, आज हम थोड़ा सा कल वाला जो रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा ये आज का एक नया कोर्स जो सब्जेक्ट है वो कि जब हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करना है, हमें प्रिकॉशंस कौन कौन सी चाहिए होंगी। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या होंगी, व्हाट और हेल्थ सेफ्टी क्या होगी उसमें, ये चीजें हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि आपने हर चीज स्टेरिलाइज करनी है। क्यों करनी है? कंटेमिनेशन ना आए। ठीक है, ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एक कंट्रोल होता है, और वहां पर कोई पैथोजन नहीं आना चाहिए, बाहर से कोई चीज नहीं आनी चाहिए। इवन अच्छा, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन कब पढ़ाया था मैंने? परसों। जीन ऐड करके उसको मॉडिफाई करना। स्पेशली पीवीजी वालों को तो ये पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर जीन्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, एसेंशियल टू प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी गाइडलाइन। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा वर्क एरिया है ना, इट शुड मेंटेन अ स्टीराइल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीन होना चाहिए, सरफेस विद 70%। ये पूरा, अगर ये पूरे का पूरा बेंच है ना आपने टिश्यू कल्चर लैब के लिए यूज करना है, तो इट मस्ट बी क्लीन। और डेली उसकी सफाई होनी चाहिए, स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए, हर चीज क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि कहीं से भी बैक्टीरिया आ गया, पैथोजन आ गए, आपका जो कल्चर है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, मीडिया जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो इवन लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, लैमिनार एयर फ्लो कभी देखा आप लोगों ने? जिसके अंदर वो हवा आ रही होती है साथ में, या उसके अंदर यूवी लाइट होती है, और ताकि हम सारी चीज ओपन जो करनी है ना मीडिया, वो सारे का सारा मीडिया हमने ओपन कहाँ करना है? लैमिनार। अगर हमने प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, वो लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर ही वो करेंगे। ठीक है, अदर देन दिस अब नहीं होना चाहिए। लेकिन ना आप ये बताएं कि एक आइडियल लैब क्या होनी चाहिए? इक्विपमेंट्स होता है, बेसिक इक्विपमेंट जैसे पहले से इंसुलेशन होता है पर कंटेमिनेशन ना हो। जब मैं ना हैरान रह गया, मैं हैरान रह गया। एक बार ना मैं, बल्कि ज़ाहिर एक ग्लासगो यूनिवर्सिटी गया, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में ये काम करता था टिश्यू कल्चर का भी, और ये बैक्टीरियल ग्रोथ भी करनी। ये जो आम बेंच होते थे ना, मैंने बता रहा क्या, ये किस में काम करना चाहिए? लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। उसके अंदर क्यों करना चाहिए? कंटेमिनेशन नहीं होती, फ्री होता है एनवायरनमेंट, और ये वो सारा। मैं हैरान रह गया कि उधर ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे ना, जो स्टूडेंट, सम टाइम ये कल्चर आम बेंच के ऊपर भी कर लेते थे। क्यों? हाँ, ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट माशाल्लाह। वो रूम ऐसे डिजाइन किए हुए थे उन्होंने। अब ये देखो ना, ये पूरी बिल्डिंग है, ये क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर ये फिल्टर लगे हो ना, आपको पता है ज्यादा कंटेमिनेशन कहाँ से आती है? एयर से। अब यहाँ पर जो इन्होंने फिल्टर लगाए हुए हैं ना, ये जालियां लगाई हुई है, इसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा है। बैक्टीरिया किया, ये है ना, ये इसमें से गुजरता है। अगर ये इस तरह हो तो इससे जो गुजरेगा। अगर बैक्टीरिया का साइज जो है उसके साइज से छोटे, ज्यादा हमें हवा तो चाहिए ना, ये नहीं कि हवा के बगैर हम कैसे रहेंगे, वी नीड एयर। ठीक है, उन्होंने पूरी जब अपनी बिल्डिंग डिजाइन की थी ना, जब वो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं उनको पता है ये बायोलॉजिकल साइंसेस की बिल्डिंग है, तो उसको उस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बाहर से एयर भी आती है, तो वो पूरे फिल्टर लगाए हुए हैं उन्होंने। ये नहीं कि अंदर सारा लोग जो काम करते हैं उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको सारा कुछ चाहिए, लेकिन इतनी हाइजेनिक उनकी ना इन्वायरमेंट। जो कौमें तरक्की करती है ना, वो वैसे ऐसी तरक्की करती है कि उनके पास, उन्होंने पहले से वो डिजाइन की होती है बिल्डिंग्स। मेरी बात की समझ आ रही है ना? इंशाल्लाह जब भी आप कभी किसी अच्छी लैब में जाओगे जिंदगी में,
तो आपको ये मेरी बातें याद आएंगी कि कैसे वहां पर ना बड़ा मजा आता है काम करने का ना। आप आरएनए आइसोलेट कर रहे हैं, डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हैं, तो आप जो काम करते हैं ना वो हो जाता है। वो जो काम करते हैं ना, बिजली का प्रॉब्लम नहीं होता। इवन वो मशीनें ना, हम कई रियल टाइम पीसीआर मशीन लगा के काम करना होता था हमने। हम वीकेंड पे, जुमे को, हफ्ता तो बाद छुट्टी होती थी, हम जुमे को शाम 4 बजे वो मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट लगा के चले जाना, और 4-5 घंटे वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाना। 2 दिन वो मशीन चलती रहती थी, क्योंकि बिजली जाती नहीं थी, इसलिए मशीन को कुछ होता ही नहीं था। मेरी बात की समझ आए ना। तो एक अच्छा अब है कि आपने पर्सनल हाइजीन क्या करनी है, वॉश हैंड्स। आप लोग हैंड्स को बड़े अच्छे तरीके से वॉश करना है, थॉरोली, बिफोर एंड आफ्टर। आपने कनेक्शन को जब हैंडल करना है उससे पहले भी। अच्छा, वॉश कैसे करना है आपने, अच्छे तरीके से पहले ऐसे, फिर ये भी, इवन आपके नाखून के अंदर भी कुछ है, इसको आप वो फूड सेफ्टी का अगर कोई आप वो करो ना, वर्कशॉप अटेंड करो, तो वो आपको बकायदा बताते हैं कि कैसे आपने फूड हाइजीन को और सेफ्टी को कैसे मेंटेन रखना है। ठीक हो गया। वॉश हैंड करने हैं, फिर वियर लैब कोट्स, ठीक है, ग्लव्स एंड हेयर कवर टू मिनिमाइज, इवन आपका हेयर भी कवर होना चाहिए सो दैट देयर इज नो कंटेमिनेशन। आपकी आगे आ गया, स्टिलाइज टूल कौन कौन से हैं। स्टिलाइज से क्यों करते हैं, कंटेमिनेशन में बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस को हमने। अच्छा, स्कैल्पल्स और फोर्सेप्स का मतलब क्या होता है, वो कल आपने वो मैं दिखाई भी थी आपको ना, ठीक है, आपने पहले भी यूज किए होंगे। इसको भी आपने ऑटोक्लेव करना है बिफोर यूज। फिर कल्चर मीडिया, इंश्योर मीडिया इज प्रॉपर्ली ऑटोक्लेव्ड, अवॉइड कंटेमिनेशन ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग। जब आप मीडिया टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे उस टाइम भी आपने श्योर करना है कंटेमिनेशन ना हो। समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या है, एसेप्टिक टेक्नोलॉजीज, वियर वर्क नियर अ फ्लेम और वियर अ लैमिनार एयर फ्लो होल्ड टू इंश्योर कि बिल्कुल स्टीराइल कंडीशन होनी चाहिए। हैंडलिंग प्लांट मटेरियल, जब आपने प्लांट मटेरियल को हैंडल करना है, सरफेस डिलाइज प्लांट विद सूटेबल एजेंट। जिस तरह कल मैंने कहा था कि आप इस सीड को पहले क्या करना है, ट्रीट किसके साथ करना है, किसी न किसी ब्लीच के साथ, कोई ऐसा केमिकल जो कि अच्छा, अब आपने ना, मैं पहले भी कहता हूँ कि आपने रट्टे नहीं लगाने, आपने खुद सोचना है, क्योंकि हमें ना इस तरह पढ़ाया नहीं गया, सॉरी। जब हम पढ़ते तो हमें तो बस वो पढ़ाया जाता था, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बस रट्टा याद, उससे ना हमारा ज़हन नहीं बना। हम ना वो लकीर के फकीर रहे। समझ आ रही है बच्चों। आपने ना क्रिटिकल एनालिसिस जरूर करना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये वाकई ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई ना, या ये इसके अंदर कोई। आप जब 4-5 दोस्त आपस में बैठ के डिस्कशन करते हो ना, दैट्स वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहले आप पढ़ लें, फिर चारों आपस में डिस्कशन करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन के अंदर इंटेलेक्चुअल है, जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निशन किसे कहते हैं, अबिलिटी टू मेमोराइज करना किसी चीज का ना, तो वो आपने ना ऐसा नहीं करना कि आपने ना रट्टा लगा लगा के। मैंने कहा आपकी साइंटिफिक राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जस्ट एक पेज को पढ़े, आपको समझ आएगा ना आइडिया क्या है, उसको फिर रट्टा ना लगाएं, उसको फिर अपने लफ्जों में जब हम लिखोगे ना, तो आपको पूरी पूरी रात याद करने की जरूरत नहीं। कहते हैं एफएससी करना है तो पूरी रात, अगर मेडिकल कॉलेज जाना, कितने कितने घंटे पढ़ने पैंते हैं। ये बात गलत है। आप अगर बच्चों को छोटे होते ही साइंटिफिक या राइटिंग स्किल्स उनको बता दें कि ये इनके टेंसेस हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें, इसको लिखना कैसे है, तो फिर वो रट्टा नहीं लगाएगा कभी। वो क्या करेगा, लेक्चर पढ़ के ही अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आप उसको अपने लफ्जों में बयान कर सकते हैं।
समझ आ गई ना? तो इससे क्या फायदा होगा, असमें थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी पड़ती है कि आपको लिखना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर कोई चीज अचीव नहीं होती। मुझे पता है कि जब हम छठी सातवीं पांचवी क्लास में होते थे, हम तो टाटो वाले स्कूल में पढ़े हैं। हम स्कूल में हमारा जो टीचर होते थे ना मैथ के, वो हमें सिर्फ एक क्वेश्चन मश्क, हम तो उर्दू मीडियम, आप भी उर्दू मीडियम से पढ़े? अच्छा, हम मश्क होती थी, हाँ एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं ना। एक मश्क का एक क्वेश्चन उन्होंने हल कर देना टीचर ने, बाकी सारे ना खुद करने होते थे। और मैं डेली रात को, चाहे जितनी मर्जी हो जाए, मैं ना रात को करके सुबह जाके टीचर को दिखाना होता था। ठीक है, तो उससे हमें ये फायदा बड़ा हुआ कि हमने ट्यूशन नहीं पढ़ी। उसका ये फायदा हुआ कि हम ना मैथ मेरी बड़ी अच्छी हो गई थी। मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मजा आ जाता थी काम करने का। तो आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सरफेस क्लैरिफिकेशन करनी है उसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीच भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐसा क्या करता है कि बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। पानी से क्यों नहीं वॉश करते हैं? पानी नहीं को ऐसा कर सकता। ये चीजें आपको पता चाहिए माशाल्लाह। भी आपने रट्टा नहीं लगाना। अगर कोई चीज है वो क्यों है, किस मकसद के लिए है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दैट। अब क्लोरीन कैसे बैक्टीरिया को किल करता है, ये कहना तो क्वेश्चन है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करता है, या उसका कोई पाथवे है उसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सांस लेने का प्रोसेस या उसकी रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है और वो पैथोजन किल हो जाता है। क्या इस सिर्फ प्लांट को तो नहीं इफेक्ट होता? क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर जो सोल्यूशन है, दे आर नॉट अफेक्टिंग प्लांट टिश्यूज, दे आर ओनली अफेक्टिंग माइक्रोब्स और सेल्स और टिश्यू। समझ आ गई? ओके। ये वो इदार है, अगर कोई चीज हमने कोई ऐसा अगर इसमें यूज करना है कोई चीज ऐसी जो कंटेमिनेशन को रिमूव करेगी, इट मींस दे आर नॉट अफेक्टिंग प्लांट सेल्स और टिश्यू। दे उससे क्या होता है कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो वायबल रहते हैं। क्या रहते हैं? समझ आ रही है? इसको इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। आपने रट्टा नहीं लगाया, आपने सोचा कि ये काम ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। जब आप क्वेश्चन रेस करते हो, उसके आंसर ढूंढते हो, फिर उस आंसर में से अगेन क्वेश्चन ढूंढते हो, ये रिसर्च है। रिसर्च क्या है? क्वेश्चन रेस करना, फिर उसका आंसर ढूंढना, फिर उसमें से। ओके। तो कंटामिनेशन एंड डिसऑर्डर इफेक्टेड वन की, आपने जब कंटेमिनेशन को कंट्रोल कैसे करना है कि आपने डेली अपनी ग्रोथ रूम जो है ना, जहाँ पर आपने कैपेसिटी प्लेट्स रखी हुई है या टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई है जिनके अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आपने डेली उसका मॉनिटरिंग करनी है। और वहां पर देखना है कि जो आपका इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको फौरन आपने उस रूम से रिमूव करके आपने उस अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये है कि वो जो मीडिया होगा, फर्ज किया उसके अंदर कंटेमिनेशन आ गई, अब उसको डिस्कार्ड कैसे करना है? एमएस मीडिया बनाया आपने, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर एक बैक्टीरिया चला गया, और उसने उसकी अब कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया? पहला ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी, बैक्टीरियल की वजह से फंगस आएगी, तो फंगस की वो एक वो बन जाता है है स्पोर्स टाइप बन जाते हैं, वो आपको भी आपको वो इल्म होना चाहिए। ठीक है। अब वो मीडिया हमने उसको डिस्कार्ड कैसे करना है? उस मीडिया को भी पहले ऑटोक्लेव करवाएंगे। उस पूरी ट्यूब को ना प्लांट समेत आप उसको क्या करोगे? ऑटोक्लेव करेंगे। फिर उसको एक शॉपर में डाल के, शॉपर में डाल देंगे। और यहां से वो जो मीडिया है ना, जो लैब्स होती है ना, उन्होंने ना एक बर्निंग चैम्बर होगा, जब वो यहाँ से उठा के ना, लाहौर में मुझे लगता है कि एक जगह वेस्ट डिस्पोजल प्लांट बनाया हुआ है, वहां वो ले जाते हैं। समझ आ गई? अगर हम डायरेक्टली इस बैक्टीरिया को इधर बाहर फेंक देंगे ना, तो क्या होगा कि ये सारे प्लांट की डिजीज हो जाएगी। तो ये तो हमारा प्लांट पैथोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उन्हें तो बेड़ा गर्क करता पूरे लाहौर की डिजीजेस का। समझ आ गई आपको? ये तो हम बैक्टीरिया को स्प्रेड ना करें, बल्कि हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना था, ना कि उसको स्प्रेड करने के लिए। इसलिए ये सारी चीजें आपको श्योर होनी चाहिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं,
इसका मकसद क्या है। कोई क्वेश्चन है इस आपके पास कोई, तो वो साथ साथ पूछ लिया करें। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो यू मस्ट, ठीक है। आगे आ गया कि डिस्पोजल, वही आ गया ना, we contaminate contaminated material before disposal to prevent disease spread। फिर केमिकल सेफ्टी, आपने हैंडल करने हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं एंड मीडिया केमिकल्स विद केयर, वियर प्रोडक्टिव, ये आपने अपने प्रोडक्टिव गियर्स भी पहनने हैं आपने वो, ताकि ज़ाहिर आपकी जो, इनमें से कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कैंसर काजने की भी होती है, ठीक है। आपने अपनी भी सेफ्टी रखनी है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म, ये ना हो कि आप टिश्यू कल्चर करें और खुद बीमार हो जाएं, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो यू मस्ट बी टेक केयर ऑफ ऑल दीज, जो भी इसके अंदर रिकमेंडेशन है, प्रिकॉशंस हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद है मेंटेन अप्रोप्रिएट लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। अब ये क्या है, लाइटिंग कंडीशन क्या होती है, फोटो पीरियडिज्म किसे कहते हैं। कितनी लाइट देर तक वो लाइट ग्रो करता है रिप्रोडक्टिव। एक्सीलेंट। अच्छा ये आपको पता है कि तीन चार तरह के प्लांट होते हैं, कौन कौन से, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। अब डे न्यूट्रल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कभी भी फ्लावरिंग दे सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, एग्रीकल्चर की रिसर्च के अंदर सबसे जो बड़ा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, टू स्टडी फ्लावरिंग मैकेनिज्म। वो फ्लावरिंग कब देगा, प्लांट जो है वो फ्लावरिंग कब देगा। वो एक क्रिटिकल स्टेज होती है प्लांट की, जिसने डिसाइड करना होता है कि प्लांट की यील्ड क्या होगी। वो क्यों, व्हाई वी नीड टू स्टडी फ्लावरिंग मैकेनिज्म। क्या होता है, प्लांट है उनके अंदर क्या है, फ्लावर्स। अच्छा अब है हमारे पास एप्पल है, फ्लावर बनेगा, फ्रूट सेट होगा। अगर फ्लावर ही नहीं बनता, फ्रूट सेट नहीं होगा। इस तरह शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, हमें पता होना चाहिए कौन से प्लांट, अगर हमने टिश्यू कल्चर लैब के अंदर कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ के लिए कौन सा टेम्परेचर, कौन सी ह्यूमिडिटी और कौन सा लाइटिंग पीरियड, 8 घंटे लाइट 16 घंटे डार्क, या 12 घंटे लाइट 12 घंटे डार्क, या 16 घंटे लाइट और 8 घंटे डार्क, ये आपने देखना है कि उसके मुताबिक या इसे कम ज्यादा करना है, ठीक है। दूसरा, लाइट के अंदर भी कौन सी ऐसी वेव लेंथ ऑफ लाइट चाहिए होती है, ठीक है। क्या प्लांट्स को सारी लाइट चाहिए होती है, ब्लू और, नहीं व्हाइट, व्हाइट के सारी होती है ना, ब्लू और रेड, ठीक है। ब्लू और रेड, ये दोनों लाइट्स ज्यादा अच्छा अब ब्लू लाइट रिसेप्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर, इस तरह रेड। आपको पता होगा कि फोटो पीरियडिज्म क्या होती है। और उसके दौरान होता क्या है, ये बताइए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा अब आपने पढ़ा हुआ है, एक टर्म पढ़ी होगी, अच्छा आपने एक टर्म पढ़ी होगी, एक वर्नालाइजेशन है, एक फोटो पीरियडिज्म है, ठीक है। उसके अंदर ना एक होती है कोई मुझसे जी से भूल गया यार, इसे चले। अच्छा उसका नाम है अभी मेरे से, अच्छा वो एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं हाँ, फार रेड और रेड, ठीक है, फार रेड और रेड, ठीक है। अब फार रेड और रेड में फर्क क्या है, लाइट होती है दो डिफरेंट। अच्छा आपको पता है कि, सॉरी, अगर 300 से लेकर 750 तक, ये वो लाइट है जिसे हम कहते हैं
विजिबल लाइट या 700 तक, ठीक है। इसके शुरू लास्ट में आती है रेड लाइट, ठीक है। इधर वायलेट होती है, और उसके बाद जो भी है ब्लू, ग्रीन, इंडिगो जो भी है, और लास्ट में रेड होती है, ठीक है। अच्छा, रेड के जो ये लाइट ऐसी होती है जो दिन टाइम होती है। ये लाइट कौन सी होती है? जो दिन टाइम रेड लाइट होती है। दिन टाइम क्या होती है? रेड लाइट। रात को होती है फॉर रेड, क्या कहते हैं उसको? वो 750 से ऊपर वाली वेवलेंथ होती है, ठीक है। रात को बाकी लाइट जो वेव्स नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? फार रेड होती है। अच्छा, जब रेड प्लांट के ऊपर पड़ती है, क्या है? रेड जो है प्लांट के ऊपर पड़ती है। फर्ज किया हमारे पास एक प्रोटीन है, पीएफआर, पीएफआर और पीआर, फाइटोक्रोम था, फाइटोक्रोम फार रेड, फाइटोक्रोम रेड। अच्छा, फाइटोक्रोम एक प्रोटीन है, फर्ज किया ये एक प्रोटीन है बच्चों। अच्छा, ये प्रोटीन जो है, जब इसके ऊपर रेड लाइट पड़ती है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है। जब इसके ऊपर फार रेड लाइट पड़ती है तो ऐसी हो जाती है। नहीं लगी समझ? रेड पड़ती, एक ही प्रोटीन है, वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अच्छा, इसी तरह ही अब फार रेड कब पड़ती है? रात को। फार रेड इट मीन जब पीएफ इसके ऊपर, रेड के ऊपर फार रेड लाइट पड़ती है, फार, तो ये पूरी रात कन्वर्ट हो गई, वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब सुबह का टाइम आता है तो तमाम वो प्रोटीन्स, ये पी वाली, वो फार रेड में कन्वर्ट हो जाती है। सुबह का टाइम इसके ऊपर रेड लाइट पड़ती है और ये, ठीक है, पीपीआर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसे फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इनकी एक रेशो होती है, अगर वो एक खास रेशो मेंटेन हो जाए, बल्कि अब पीएफआर डिवाइडेड बाय पीआर, इसकी रेशियो है फर्स्ट 1.2 जब मेंटेन हो जाएगी ना, 1 पॉइंट, तब फ्लावर बड बनेगी, तब। और इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ 15 से 20 दिन लगते हैं। डेली की रेड से फार रेड बनती है, फार रेड से रेड बनती है, और ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है 15 से 20 दिन में। अगर फर्ज किया ये 8 घंटे और ये 16 घंटे है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट। इसी तरह ही अगर ये दूसरा वाइस वर्सा है, तो इस तरह इट मीन हर प्लांट को ग्रो करने के लिए खास वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए और खास ड्यूरेशन चाहिए, और उस ड्यूरेशन के दौरान वेजिटेटिव ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाए, जब वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा, अब इट मीन ये प्रोटीन बनती तब है जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। फिर इसकी रेशो होती है, वो रेशो, अच्छा, जब प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, तो कैसे उसको पता चलता है कि अब उसने, अच्छा, दो तरह की प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसमें फर्क क्या होता है? वेरी गुड। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर सिर्फ प्लांट के जो लीफ है, ब्रांचेस हैं, स्टेम है, और वो बनती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है फ्लावर, फ्लावर बड बनना, फ्लावर बड बनना। अच्छा, क्या, अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, हमने इसको मेंटेन रखना टिश्यू कल्चर के अंदर, कि हमने हर प्लांट के मुताबिक उसके अंदर भी ये चीजें जो है ना, वो भी हमने, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए लैब के अंदर कि वी कैन मैनेज, ठीक है, दीज कंडीशंस। समझ आ गई? अच्छा, अब ये है, इसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। अच्छा, एक वो आपने, आपका नाम मुझे
अरसलान ने कहा था कि वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन के दौरान क्या होता है? lower the pressure when there is harmonic that होता है वैसे तो cytokine फर्स्ट वर्नलाइजेशन, एफएलसी, एफएलसी क्या है? fluorescence एफएलसी होता है ये एक जीन है जिसका ये प्रोटीन है जिसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं, फ्लावरिंग लोकस सीड। जब तक ये प्रोटीन पौधे के अंदर एक्सप्रेस होता रहेगा, एफएलसी जीन जब तक पौधे के अंदर एक्सप्रेस होता रहेगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। क्या होगी? जब ये बंद हो जाए, बनना इनहिबिट हो जाए, ये ना बने, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये कहानी समझ आई? एफएलसी जीन है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। जब ये जीन सुप्रेस्ड हो जाता है, अच्छा ये कौन करता है इसको? वर्नालाइजेशन। या ये वर्नालाइजेशन के दौरान VRN1, VRN2, ये दो ऐसे जीन हैं जो वर्नालाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और ये जाके ये खोड़े का मतलब है सुप्रेस कर दिया इसको। अच्छा इसने आगे सुप्रेस किसको किया हुआ था? एफएलसीटी ने एक्सोसी1 लीफी एक जीन है, और इसके अलावा एक FT-mRNA एफटी जीन है। ये तीनों जीन एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को नहीं कन्वर्ट, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये किसने इनको इनएक्टिवेट किया होता है, जब तक ये एक्टिवेट है ये दोनों, ये तीनों जीन्स, इन तीनों जीन्स ने फ्लावर बड बनानी होती है। अक्सर क्या जहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए इन तीनों जीन्स का रोल है। जब ये तीनों जीन एक्सप्रेस होंगे तो वेजिटेटिव से, ठीक है, लेकिन एफएलसी जीन ये ऐसा होने नहीं देता। लेकिन एफएलसी जीन को कौन इसको सुप्रेस करता है? जब वर्नलाइजेशन, आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ, जब वर्नलाइजेशन होती है तो इस जीन को वो सुप्रेस कर देता है। अच्छा अब ये, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि प्लांट, ये तो हो गया ना एक एस्पेक्ट, इसके अलावा और एस्पेक्ट क्या है कि कौन सी लाइट जो है, कलर, वो प्लांट को अफेक्ट करता है? सुना है कि रेड और ब्लू लाइट। अच्छा अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट की रेशियो ज्यादा हो जाए, रेड की अगर प्लांट के अंदर रेड की लाइट ज्यादा हो और ब्लू की कम हो जाए, तो प्लांट जो है ना वो रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ चला, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। अगर ब्लू लाइट ज्यादा हो और रेड लाइट कम हो तो ये भी, इसकी भी कुछ साइंस है। अच्छा और इसके अलावा जितनी भी कलर है ना लाइट के, वो प्लांट के अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं। प्लांट के अंदर क्या पैदा करते हैं? स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन हाउस के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रोथ चैम्बर के अंदर सिर्फ ये दो लाइटों जो जो लाइटिंग, ऐसी लाइटिंग की जाए जिसके अंदर सिर्फ इस दो वेवलेंथ वाली लाइट्स हो। समझ आ गई? और इसी को, इसकी रेशो को मेंटेन करके हम वेजिटेटिव ग्रोथ ले सकते हैं या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब हम खुद आर्टिफिशियली इसको मैनिपुलेट करें तो हम पौधों को एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाती है। समझ आ रही है आप लोगों को? इतनी बड़ी साइंस है जो लोगों ने ऑप्टिमाइज करके, अब जिसने भी ये सोचा होगा वो कितना क्रिएटिव होगा। हमें असल में ना, हमारा मसला ये रहा कि हमारी 70 सालों में हम क्यों नहीं तरक्की कर सके। हमारे ऊपर ना ब्रिटिश कॉलोनलाइजेशन थी। उन्होंने क्या किया कि हमारे बच्चों को कहा कि तुम्हारे पासिंग मार्क्स की 33 है। फिर वो क्या करते थे कि एक पेज दे देते थे, आपने बस ये पेज पढ़ना है और इसमें से भी आपने सिर्फ 33% लेने हैं। अब हम उस पेज पे इर्द गिर्द पढ़ते नहीं थे बच्चों को बचपन में, वो रट्टा रट्टा, बस वही रट्टा लगवा के, अब वो जेन क्या रह गया? छोटा रह गया। उनके अंदर क्वेश्चन नहीं, हमने बच्चों को बताया नहीं कि क्वेश्चन कैसे रेज करने हैं, कैसे आंसर ढूंढने हैं, कैसे साइंटिफिक राइटिंग को प्रूव करना है।
कैसे आपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ हमारी नेशन के साथ, जिसकी वजह से अच्छे साइंटिस्ट नहीं पैदा हो सके, जिसकी वजह से, इसलिए मैं फोकस करता हूं कि हमारे बच्चे ना, आप लोग माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट हैं। अब आपको वो थोड़ा सा, एक वो कहते हैं ना बाबर आजम की तरह एक प्लेइंग फील्ड मिल जाए। अगर आप बाबर आजम को अच्छा कजाफी स्टेडियम में जाके वो उसको अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है तो तभी वो अच्छा प्लेयर है ना। अगर वो हमारी तरह किसी गांव के स्कूल में पढ़ा होता और उधर ही कहीं ग्राउंडों, कच्चे कुच्चे ग्राउंडों में खेलता, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पड़ना था। ठीक है, आप लोग अच्छे इंटेलिजेंट हो, और आप, मैं बड़ा अच्छा, बड़े बड़े अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है इधर माशाल्लाह, बड़ा काम करने वाले हैं। तो लेकिन उनको बेचारों को यहाँ वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। जब आप जैसे लोग बाहर जाते हो ना, मैंने पाकिस्तानी कई देखे हैं, जब बाहर गए ना, 12 24 24 घंटों में से ना 18 18 घंटे भी रिसर्च के अंदर काम कर रहे होते हैं और ऐसी ऐसी पब्लिकेशन करते हैं। ठीक है, वजह क्या होती है, वहां उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है और वहां जाके बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कभी मायूस नहीं होना अपनी कि हम पता नहीं हमारे अंदर वो, हम इतनी माशाल्लाह है हमारे के अंदर एबिलिटी है, लेकिन हमें ना कोई मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करें कि यू कैन डू एनीथिंग इंशाल्लाह। ठीक है, अब आगे आ गया। फिर रिकॉर्ड कीपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीप कल्चर इन कंट्रोल, मेंटेन प्रॉपर लाइवनेस, ये पढ़ लिया। फोटो पीरियडिज्म फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ, ये भी पढ़ लिया। तो कीप कल्चर इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट 24 टू 37 फॉर ऑप्टिमल, हर प्लांट के लिए डिफरेंट ग्रोथ होगी, डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस होगी। आपने डॉक्यूमेंट जरूर करना है हर चीज को। आपने लिखना है पर्टिकुलर से, तो ये पर्टिकुलर है, इसको बस लिखना है कि आपने कल्चर कब किया, 27 3 20 25 को आपने इसके अंदर। ठीक है, उसका मीडिया कौन सा यूज होगा, MS0 प्लस जो भी है, आपने ऑक्सीजन वाला 1 mg/लीटर, वो भी लिखना साथ ऊपर। मीडिया क्या है, किस स्टेट को इसको कल्चर किया है, ये सारी कहानी इंफॉर्मेशन आपका एक, आपके पास एक मार्कर होगा जो परमानेंट मार्कर हो, जो कि वो पानी पूरी के ऊपर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आए तो वो डिलीट ना हो। आपने एवरीथिंग आपने कीप रिकॉर्ड करनी है। एक उसके अंदर ऊपर पर्टिकुलर एक आपके पास एक लैब की बुक होनी चाहिए, जिसे हम लैब मैनुअल कहते हैं, और वो हर लैब इशू करती है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके ऊपर आपने डेली लिखना है कि आज 27 को मैंने ये काम किया, इतने मैंने प्लांट्स कल्चर किए हैं, इतना मैंने मीडिया प्रिपेयर किया, और मीडिया की रेसिपी भी लिखनी है। फिर आपने उसको कैसे कल्चर किया, कैसे उसको ऑटोक्लेव किया, फिर मैंने पोरिंग की। तो पोरिंग करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर अगले दिन आगे उसके अंदर इतने प्लांट के वो लीफ लिए, उसको उसको कट किया, उसका एक्स प्लांट बनाया और उसको स्टीलाइज किया। फिर मैंने इसको मीडिया के ऊपर ग्रो कर दिया। फिर इतने दिन के लिए वो डेली का डेली रिकॉर्ड आप लोगों ने लाजमी मेंटेन रखना है। अच्छा, क्योंकि कल को आपने कोई ऐसी इनोवेशन कर ली, आपने कोई ऐसी रीजनरेशन पोटेंशियल किसी क्रॉप का देख लिया, अब आपने उसको पेपर की फॉर्म में लिखना, साइंटिफिक राइटिंग की फॉर्म में। लेकिन जब आप किसी बंदे को लिख के भेजोगे कि ये मैंने ये मीडिया यूज किया है और ये रिजल्ट्स आए हैं, वो वो कैसे वेरीफाई करेगा आपके रिजल्ट्स को। डाटा बुक, जो आपकी लैब की बुक है ना, अगर कोई आपको कहते हैं कि यार तूने ये फेक रिसर्च पब्लिश की है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो आपको अदालत ले जाए, तो आप उसको बताओगे कि मैंने ये देखो, ये मेरे सारे स्टेप बाय स्टेप डाटा, वो जो एक्सपेरिमेंटल बुक होती है ना, वो फिर उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। जब आप जहां से जाते हो, वो डाटा बुक उसी इंस्टीट्यूट में, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि वहां पर आप उसको रख के जाते हो, ताकि अगर कोई बाद में कोई क्लेम करे कि आपने जो डाटा सही है गलत है। USA में अगर किसी की फेक इस तरह का थोड़ा बहुत निकला है, तो इवन हमारे क्लाउड फॉके थे उधर, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उसके एक उर्दन का एक स्टूडेंट था, उसने कोई फेक रिजल्ट इस तरह के पब्लिश कर दिए। उसको नहीं पता था, उसके प्रोफेसर को, वो दारों से उसको बताया गया, वो बिलीव करते हैं ना गोरे कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
उस तरह की उनकी ना की तरबियत हुई होती है कि यार ये बंदे ना जो काम करते हैं वो दो नंबरी नहीं करते। जापान में तो सोच नहीं सकता कि यार अच्छा किसी ने कहा ना ये वो पानी वाली टैंकी के साथ उस ग्लास के साथ जंगला क्यों लगाया हुआ है, ताकि कोई उठा के ना ले जाए। वो जापानी कहते हैं यार किसी ने जेन च सोच भी किमें आ सकती है कि वो ग्लास इस तरह की अगर ग्रूमिंग हो हमारे बच्चों की तो क्या नेशन नहीं बनेगी। हम कहीं से हमें पता है यार जो हमें हमारा हक है हमें वही मिलना है। ये अल्लाह ताला ने हमारी कुरान पाक में भी कहा है कि जो आपका हक है वो आपको मिल जाएगा और वही लेना है, एक्स्ट्रा किसी की कोई चीज नहीं लेनी। तो ये चीजें हैं कि आपने उसकी, फिर आपने हैव ऑल स्पिल किट्स एंड फर्स्ट एड इक्विपमेंट भी होनी चाहिए, रेडीली अवेलेबल है जिस तरह हमारे इधर अभी आपके पास होने चाहिए। फिर आगे क्या है, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इंश्योरिंग ऑल द पर्संस आर ट्रेन्ड इन एसेप्टिक टेक्निक्स एंड लैब सेफ्टी। आप बाहर भी जाओगे ना, वो जितना भी फर्ज आप किसी लैब में आपकी पीएचडी हो गई है या मास्टर्स के लिए आपने रिसर्च के लिए जाना है, वो पहले आपको पूरी एक ट्रेनिंग कराएंगे लैब की सेफ्टी की। वो बकायदा आपको एक सर्टिफिकेशन देंगे। जब आपको वो सारी चीजों का आपको बताएंगे उस वक्त तक आपको ना वो हैंडल नहीं करने देंगे। इवन आपका पाकिस्तान से कोई सर्टिफिकेट है भी है तब भी वो आपको ना एक हफ्ते की ट्रेनिंग करवाएंगे। मेरी बात की समझ आई ना। फिर आप आ जब आपको पता लग जाता है कि ओके दे कैन हैंडल एवरीथिंग, तो फिर वो आपको उस जगह काम करने की इजाजत दे देते हैं। मेंटेनिंग वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट मेंटेनिंग अ स्टीरियल वर्किंग एनवायरनमेंट, क्लीन सरफेस विद 70% एथेनॉल टू मिनिमाइज कंटेमिनेशन, एम्प्टी, हमेशा लेमिनर फ्लो को एम्प्टी रखना है। आपने काम कर लिया है उसको पहले भी, और जैसा कल हमारा वो सेमिनार था वो क्या कह रहा था, अदब, आपने हर चीज का एक अदब है, आपके लेमिनर फ्लो का एक अदब है कि उसको साफ रखना है, आपकी टिश्यू कल्चर लैब का एक अदब है, आपने हर चीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। वो आपकी पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए। एयर फ्लो कैबिनेट को भी आपने फ्लेम है या रिड्यूस द चांस ऑफ, आपने हर चीज ऑटोक्लेव करनी है। पर्सनल हाइजीन ये ऑलरेडी हमने इसमें वो उस के अंदर सारी चीजें, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड ट्रेनिंग क्या है वो सारी चीजें आपको। अच्छा इसकी भी ये मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन भी मेरे पास बनी हुई है, इसको एक बार जैसे मैं ना गो थ्रू हो जाए बाकी ठीक है। तो इसमें भी ये आप चीजें यहाँ से जाके भी इसको, ये है कि प्रिकॉशन एंड सेफ्टी गाइडलाइन है। क्या है कि टिश्यू कल्चर वो प्लांट प्रोपेगेशन मटेरियल है, ये डिजीज फ्री इनहांस क्रॉप यील्ड है। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि स्टीराइल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ मीडिया होना चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर की टीम ऑफ ग्रोइंग प्लांट टिश्यू प्लांट ऑन लिमिटेड मीडिया अंडर स्टीराइल, ये सारी। अब इस तरह क्या है कि पर्सनल हाइजीन वो ऑलरेडी वॉश एंड फ्रीक्वेंटली, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज होने चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, ऑटोक्लेव होनी चाहिए, यूवी रेडिएशन होनी चाहिए। उसके बाद है ये पूरे का पूरा वही जो कहानी अभी मैंने बताई थी वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे के सारे। फिर पर्सनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पर्सनल मस्ट लैब वेयर कोड, वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्टीलाइजेशन इन्वायरमेंट, और हेल्थ रिस्क नहीं होना चाहिए पोटेंशियल हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको किसी ना किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो आपने फौरन वो चीज उसके बारे में अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। पैथोजन एक्सीडेंटल इंजरी फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है इन केस ऑफ स्पिल, immediately contain and clean spill during designated material। अब ये आपने उसको फौरन साफ करना है अगर कोई ऐसा केमिकल है जो लैब के अंदर रिलीज हो, ये उसकी अदब है। क्या है उसका अदब है कि आपने आप ना बाहर जाओगे ना कि मजाक नहीं करता, आप लैब इतनी खूब साफ सुथरी होती है, यहाँ पर ना आपको डस्ट नजर आ रही है, कोई डस्ट नहीं होती। मैं समझ नहीं पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं यार उनके स्टूडेंट इतने, या वो इनका अमला ऐसा होता है कि यार आपको ना लैब ऐसी खूबसूरत नजर आती है जैसे आप ना किसी 5 स्टार होटल में आ गए। हमारे इधर नहीं ऐसा होता ना। जब आपका एक्सपोजर होगा तो फिर ही पता चलेगा कि वहाँ, क्योंकि अभी हमने देखा ही नहीं। मैं ना गया ना वहां पर, एक अफ्रीका का बंदा था कहता हमारे ना
18-18 दिन बिजली नहीं आती। उन्होंने अच्छा दिन देखे ही नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे दिन देखे नहीं हुए। ठीक है, उसलिए वो उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं है। हमने क्योंकि अच्छे दिन देखे नहीं हुए, हमें ये चीज बुरी नहीं लगती, यहाँ पर ये डस्ट पड़ी हुई है। ऐसा ही है। तो वहाँ पे खत्म करने की जिम्मेदारी तो अपनी जिम्मेदारी, हर बंदा जो जिसकी जो जिम्मेदारी है ना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करता है। फिर जाके, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, तो जो जो जिसको जिम्मेदार पर जहाँ पर अभी यहाँ पर किसी बंदे की जिम्मेदारी होगी कि इसने इसको डस्ट को साफ करना है, वो साढ़े कमरे जी कुछ भी नहीं करते, आप ही जो उनको पैसे देंगे तो वो कर देंगे। हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ पे की क्लीनिनेस। हर आप प्रोफेसर और जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ना, ये जो क्लर्क्स हैं या ये सारा स्टाफ है ना, ये क्यों रखे जाते हैं? ताकि आप लोगों ने जो नॉलेज लेना है, आपको परेशानी ना आए। टीचर ने डिलीवर करना है, उनको कोई, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। हम मेन जो स्टेक होल्डर हैं वो स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं। बाकी तो बाकी सारा अमला तो हम दोनों की वजह से, बल्कि स्टूडेंट की वजह से है। ठीक है। अब इनकी काम क्या है? इनका काम है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए। मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी गया ना, मैंने बताया ना कि सबसे पहले मैं अभी लैब में पहले दिन पहुंचा हूँ, मुझे क्लर्क का फोन आया कि सर आप आ गए हैं, आपके पास टाइम है तो मैं आपके पास आ जाऊं। मैं नहीं गया, मैं एक बार भी इंटरनेशनल उनका जो ऑफिस है ना, एक दिन नहीं गया। मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड होता था ना, वो मुझे आके दे जाते थे, खुद दे के जाते थे मुझसे साइन करवा के। मुझे वो कार्ड भी दे के गए, तो मेरे वो बिल्डिंग के अंदर जो एंट्रीज के लिए कार्ड बनाना होता है, वो मुझे पता ही नहीं था अभी ऑफिस कहाँ है। वो मेरे सुपरवाइजर ने उनको कॉल कर दी थी या ईमेल पहुंच गई थी कि ये मेरा स्टूडेंट है, पाकिस्तान से आया है। वो आए हैं, आके उन्होंने मुझसे आके लैब में जहाँ पे काम कर रहा था वहां से मुझे फॉर्म फिल करवाया, मुझे कार्ड दिया। उसने कहा कि यार ये लो जी आपका कार्ड है। और गलती हुई ना। अच्छा, और उधर जो हमारा डायरेक्टर था ना, मुझे पता ही नहीं था ये हमारा डायरेक्टर है। डेली वहां पर ना, ग्लासगो में ना, जहाँ पर हमारा बिल्डिंग थी ना, उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर ना एक छोटा सा कमरा था, चाय वगैरह पीने के लिए, कॉफी, स्नैक्स। वहां पर डेली वो बंदा ना इधर उधर। फिर ये है कि बड़ा अच्छा माहौल था उधर। ये था कि ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ टीचर ही बैठ के खा सकते हैं। नहीं, टीचर, स्टूडेंट, स्वीपर, अटेंडेंट, एक जगह। और वो हमें पता ही नहीं होता था ये जो मेरे साथ बैठा है, ये कोई बलाश है या वो क्यों। वहां पर जो अंदर रखा हुआ था ना, एक किचन था, और उस किचन के अंदर क्या था, तो टॉफियां पड़ी हैं, कॉफी पड़ी है, कुछ स्नैक्स पड़े हैं, कुछ बिस्कुट्स पड़े हैं। आपने वहां जाना है, उतने पाउंड रखने हैं, ओपन वो है डब्बा। अच्छा, आपके पास 1 पाउंड है ना, 50 पैनी की चाय है, आपने उसमें से 1 पाउंड रखा, 50 पैनी उठाई, कॉफी ली, स्नैक्स उठाए, कोई भी चोरी नहीं हुई थी। मेरे भाई हो सकता है हमारे, यार मैं 6 महीने बाहर रहा हूँ, एक दिन भी चोरी रिपोर्ट नहीं। हाँ, एक औरत होती थी वो थी लैब की, वो सुबह सुबह आके वहां पर चीजें रख जाती थी। यार अगर कोई चीज खत्म हो जाए, बाजार से लेके रखना, वो उसका काम होता था पूरा दिन। नहीं, ऐसा यार मैं समझ गया कि पता नहीं कैसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये वो उनकी वो पता नहीं अखलाकियात ऐसी है। वो ऐसी अखलाकियात किसी नेशन में कब आती है? इट मीन वो उनकी स्कूल की ट्रेनिंग ऐसी होगी, स्कूल के अंदर एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होगा कि वो बच्चों को वहां पर वो अखलाकियात सिखाते होंगे। ऐसा ही है। इट मीन अगर हमने हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। एक्सपोजर टू रिस्क ऑल अफेक्टेड एरियाज थारोली एंड फायर, और फायर अलार्म भी होनी चाहिए अगर फायर हो जाती है। नो द लोकेशन ऑफ द फायर एक्सटिंक्शर्स एंड इवैक्यूएशन रूट टू इंश्योर। हमारे अक्सर थोड़े दिनों के बाद ना लैब के उधर इतनी आवाज शुरू हो जाती थी अलार्म की।
वो उसकी डेमो भी करवाते थे हमें। फिर हम सारे लैब वाले बंदे ना निकल के बाहर चले जाते थे। बाहर उन्होंने एक एरिया रखा होता था, एक डिसीजन एरिया, जब आपको फायर अलार्म इस तरह की चीज आए तो इवैक्यूएट करना है, और आपने सबने यहाँ आके समटाइम रैंडमली, कभी कभार ना वो इस तरह की जानबूझ के ना हमारी इस तरह की भी ट्रेनिंग महीने में एक आध बार ना वो ऐसे ऐसे ही शुरू कर देते थे, ताकि इनको पता रहे कि सेफ्टी गाइडलाइन क्या है। ठीक है। अच्छा, अब है रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। दिस सेक्शन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी इन। ये वो सारी कहानी अभी हमने पढ़ी है कि ये कौन से ऐसे रेगुलेटरी कंप्लाइंस है। सेफ्टी ट्रेनिंग्स भी आपकी जिस तरह अभी होनी चाहिए कि रेगुलर ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल इंश्योर लेबोरेटरी स्टाफ आर अवेयर ऑफ रिस्क एंड continuous update. Training should be include update on new regulation and जिस तरह मैंने कहा था कि हर महीने के एक आध बार वो हमें ना कुछ करते रहते थे कि आपको। अच्छा, फिर अगर आप में एक और महकमा भी था ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर कि आप मोटिवेटेड नहीं है, आप समझ रहे हैं कि आपको ना मजा नहीं आ रहा, फिर वो आपके स्टूडेंट्स को ना वो कहते, फिर वो वहां पर ना एक अलग साइकोलॉजिकल स्कूल भी था, जो बच्चों की और टीचर्स की अगर वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको उधर भेज देते थे, भी ताकि उनके अंदर अगर कोई किसी वजह से उसकी मोटिवेशन जो है, जब कोई ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसको वो इम्प्रूव कर ले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टाइमलाइंस क्या है कि इंडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंप्लीट गाइडेंस एस्टैब्लिश फॉर टिश्यू कल्चर प्रैक्टिसेस ईयर 2000। फिर उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस न्यू रेगुलेशन इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेबोरेटरी सेफ्टी 2005 के अंदर। फिर 2010 के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल अपडेट, सेफ्टी प्रोटोकॉल फोकसिंग ऑन हेल्थ रिस्क पर इम्प्लीमेंटेड एंड विद ट्रेनिंग एक्सपेंशन। ये सारी चीजें इसकी टाइमलाइन है इसकी प्रैक्टिसेस की। फिर कंक्लूजन क्या है कि adhering to the safety precautions, thorough training and regular assessment should contribute to successful culture practices and prevent accidents। And that's all about today's lecture। ठीक है। अच्छा, क्या समझ आई आज की? हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी के ऊपर सन हो